हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि जो एक नार्सिसिस्ट पर्सन होता है वो कैसे अपने शिकार को उसके जितने भी रिश्ते होते हैं उनसे दूर कर देता है धीरे धीरे करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक नार्सिज्म पर्सन जो होता है ना, वो हमेशा उसके कम फ्रेंड्स होते हैं, उसके बहुत मिनिमम लोग होते हैं, एक दो लोग ही होते हैं जिस पे वो बस भरोसा करता है या सिर्फ अपने आप पे भरोसा करता है। कोई भी उसका अपना नहीं होता है। वो अंदर से खोखला इंसान होता है और एकदम अकेला इंसान होता है। वो खुद में इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड इंसान होता है कि अगर आप उस इंसान को उसके डिप्रेशन को सही करने के लिए चले तो आप खुद डिप्रेस्ड हो जाओगे। ये एक बहुत बड़ी उसके अंदर टेक्निक होती है नार्सिसिस्ट पर्सन को कि वो अपने प्रॉब्लम्स से आपको डिप्रेस्ड कर देगा और उसका कोई भी दोस्त कुछ नहीं होता है। मेरे केस में भी यही था। सुमित के कोई भी फ्रेंड सर्कल वगैरह कुछ नहीं था, बिल्कुल एकदम अकेला था। सिर्फ अपनी मम्मी की वो ध्यान रखता था एंड भाई बहन से थोड़ा बहुत बात करता था। उसके अलावा उसके और कोई रिश्ते नहीं थे। इवन मैंने तो ये तक नोटिस किया है कि वो अपने कज़न्स वगैरह से भी बात नहीं करता था। जब भी गेट टुगेदर वगैरह में उनसे मिलता था तो अब क्या था, मैंने बहुत क्लियर कट सुमित को शादी से अपने पहले ही बता दिया था कि मेरे रिश्तों में मेरे पेरेंट्स हैं। एक मेरी मुंह बोली सिस्टर है अनन्या, जिससे मैं लगभग हर चीज़ शेयर करती हूँ और मतलब डेली बेसिस पे मेरी बात होती है। 2017 से हम लोग मिले हैं। मैंने एक फ़ैन पेज बनाया था अंकुश भारद्वाज का, एक टाइम पे 2017 में उसने भी फ़ैन पेज बनाया था और उस फ़ैन पेज के थ्रू हम लोग की बातचीत शुरू हुई थी। ये मैंने शादी से पहले बताया था सुमित। ठीक है, अब एक्चुअली फ़ैन पेजेस तो बहुत सारे होते हैं, बट ये संजोग की बात होती है, ये डेस्टिनी की बात है कि मेरा अनन्या से ही इतना अच्छा कांटेक्ट रहा कि तब से स्टार्ट हुआ 2017 से और आज टच वुड आज तक मेरा उससे रिश्ता चल रहा है। मतलब वो मेरे लिए और मैं उसके लिए कुछ भी शेयर करना हो, एक जब ज़रूरत होती है ना कि यार अपने दिल की बात सबसे पहले किससे शेयर करें, तो वो पर्सन मेरे माइंड में आती है अनन्या मेरे लिए, और उसके माइंड में शायद मैं आती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं कि मैं बता नहीं सकती। एक जो बहन का सपोर्ट चाहिए होता है वो मुझे हमेशा अनन्या से मिला है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड ईशा है, उसके बारे में मैंने बताया था कि मुंबई में जब मैंने एक्टिंग का कोर्स किया था तो मैं ईशा से मिली थी और तब से वो मेरी फ्रेंड है 2016 से, तो उससे थोड़ी बहुत बातें होती हैं। तो यही 3-4 लोग मैंने बताए थे जिनसे मेरी बातचीत होती है। जब मैंने बताया था तो सुमित को कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी तो मेरे मतलब जैसे ऐसे लोग थे कि जिनसे कभी कभार महीने 2 महीने में साल में इक्का दुक्का बार हो जाए बात, ऐसे कॉन्टेक्ट लिस्ट में थे मेरे। तो ये सब रिश्तेदारों के बारे में सुमित जब शादी पे थे तो मिल ही चुके थे। शादी की रस्मों में सुमित सबको जान ही चुके थे। एंड सुमित को मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होनी थी कि मेरे किसी भी रिश्ते से उसको प्रॉब्लम होनी थी तो उसको क्लियर कट बताना चाहिए था। ऐसे शादी से पहले ही कहना चाहिए था कि मैं नहीं चाहता आप इससे बात नहीं करो, उससे बात नहीं करो, ये सब सारी बातें पहले ही बोलनी चाहिए थी। बट सुमित ने शादी से पहले कुछ भी नहीं बोला और एक दिन अचानक रक्षाबंधन वाले दिन जब वो मेरे घर पे आया था तो मेरे पेरेंट्स से ये बात बोलने लगा कि वो अनन्या को आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, आप लोग उससे कभी मिले नहीं हो, है ना। तो मैंने उससे बोला, सुमित से बोला कि मैं उससे बातचीत तो मैं मैसेज के थ्रू तो कर ही चुकी हूँ, बाकी कॉल्स के थ्रू भी हो ही चुकी है और वीडियो कॉल पे मैं उससे बात बहुत बार कर चुकी हूँ। उसकी मम्मी तक से मैं बात कर चुकी हूँ, मैंने ही उसको बोला है। फिर मैंने घर जाके सुमित को ये बात बोली कि तुम्हें मम्मी पापा से ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी कि आप अनन्या को जानते हो कि नहीं जानते हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है कोई बात है तो मुझसे बात करो तुम,
ये मतलब सुमित इतना इमेच्योर है कि मैं बता नहीं सकती लिटरली। उसको किससे क्या बात करनी है, कब बात करनी है, ये बात उसको पता ही नहीं है। तो मैंने कहा क्या बात है, तो उसने सुमित ने ये बात बोला, अरे वो आप अनन्या को मिली नहीं हो कभी, और ऐसे गिरोह होते हैं जो लड़कियों को मतलब विदेश भेज देते हैं, और कहीं वो उस गिरोह की नहीं हुई। तो तब मैंने कहा कि मैं उसकी मम्मी तक से बात कर चुकी हूँ, उससे बात कर चुकी हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने तो अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर सुमित को कुछ प्रॉब्लम थी भी अनन्या से, तो उसने डायरेक्ट फ़ोन पे अनन्या से क्यों नहीं बात करी कभी भी? 6 महीने में शादी के क्यों नहीं बात करी? मुझे ये बात नहीं समझ में आती। अगर तुम्हें प्रॉब्लम लगती है किसी से, किसी पे कुछ डाउट है, तो तुम अपना डाउट क्लियर करोगे नहीं करोगे? पहली बात। और ये प्रॉब्लम शादी से पहले तुमने क्यों नहीं डिस्कस करी कि अरे जब मैंने अनन्या के बारे में बताया था तुमको कि आप ऐसे कैसे किसी से भी बात कर सकती हो अनजान इंसान से, है ना? ये बात उसको बोलनी चाहिए थी। मैं नहीं चाहता कि आप अनन्या से बात करो, तब क्यों नहीं बोली उसने ये बात? बाद में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि एक्चुअल में जो भी मेरे मम्मी पापा को मैंने जो भी प्रॉब्लम चल रही थी मेरी मैरिड लाइफ में, वो मैंने शादी के 2 महीने के बाद बताना शुरू किया था, ठीक है? तो जब तक मैं खुद से एडजस्ट कर सकती थी, मैंने खुद से एडजस्ट करने की कोशिश करी। मेरे मम्मी पापा के अलावा अगर मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में, एक प्रॉब्लम्स के बारे में शादी में जो भी मेरे आ रही थी रुकावटें, वो अनन्या को पता थी, मैं अनन्या को बताती थी। उस टाइम पे मैं अनन्या का जितना शुक्रिया अदा करूँगी, ये वीडियो मेरा अनन्या को डेडिकेटेड है कि मैं उस टाइम के लिए, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट 6 महीने थे 2022 के, और मेरे पास जो मॉरल सपोर्ट मुझे मेरे पति से मिलना चाहिए था, जो उसको पूछना चाहिए था कि आपको मेरी कोई ज़रूरत तो नहीं है, किसी बात से आपको दिक्कत तो नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और आप अपना दिल हल्का कर लिया करो मुझसे। जो मॉरल सपोर्ट मुझे पति से मिलना चाहिए था, वो मुझे मेरी अनन्या से मिला था उस टाइम पे। वो मतलब एक, पता है, आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी हेल्प चाहे किसी की ना कर पाओ, लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान हो लाइफ में जिससे आप जी भर के कुछ भी बोल सको, अपना दिल हल्का कर सको, तो वो जो सुकून देता है वो चीज़, वो कुछ और चीज़ नहीं दे सकती। एट टाइम्स मन होता है कि अपना दिल हल्का करके किसी के सामने रो ले। वो कंधा मुझे मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अनन्या ने मुझे दिया। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँगी अनन्या को उतना कम है, क्योंकि अगर अनन्या का उस टाइम पे मेरे को मॉरल सपोर्ट नहीं होता, तो आज शायद मैं ज़िंदा नहीं होती। मैं डिप्रेशन की इतनी बुरी शिकार हो गई होती। कई बार मैं उससे ये बात मैसेज पे बोलती थी कि क्या हो गई है मेरी ज़िंदगी, क्यों कर ली मैंने शादी, अरे यार अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मुझे अब मर जाना चाहिए, मुझे अब ज़िंदा रहने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। ये ना जाने कितनी बारी बोली है। एंड तो सुमित पे मैं वापस आती हूँ। तो सुमित को लगता था कि ये शायद सारी बातें आस्था अनन्या को बता रही है। तो वो नार्सिसिस्ट पर्सन का क्या होता है कि वो सबसे काट देना चाहता है, ताकि वो अपनी पूरी प्रॉपर डोमिनेंस एक इंसान पे कर सके, उसके कंट्रोल में रह सके। जब मान लो कोई ये रिश्ता आपका एक हाथ है, एक रिश्ता आपका एक हाथ है, जब ये दोनों हाथ ही काट देंगे तो आप किसके पास जाओगे? क्या रास्ता बचेगा आपके पास? ये चीज़ है। ये थी सुमित की पॉलिसी कि अनन्या से काट दिया जाए। पहले एक जना है जिससे आस्था बात करती है, तो उससे बात करना बंद हो जाए। इसलिए सुमित ने वो वाला पॉइंट उठाया था कि वो गिरोह वगैरह होते हैं कि माइंड में एक डाउट डाल दे तो आस्था की लड़ाई हो जाए अनन्या से और वो बात करना छोड़ दे। एंड सुमित का वो वाली बात कहना कि अरे फ़ैन पेजेस हैं, फ़ैन पेजेस में तो तुम कभी मिली नहीं हो, तो इट्स ऑल बुलशिट, ठीक है। ये बस एक रीज़न था कि वो मुझे अनन्या से काट सके। आज के टाइम, अब भाई तुम बैकवर्ड हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आज के टाइम पे फ़ैन पेजेस एक दूसरे से बात करते ही करते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ नहीं आगे बढ़ गई है। एक ही इंसान के ना जाने कितने फ़ैन पेजेस होते हैं, सैकड़ों में होते हैं, और सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, बात करते हैं, और ना जाने क्या क्या कार्ड्स गिफ्ट्स वगैरह बना के भेजते हैं, अपने आइडल से मिलते हैं
और खूब दोस्त बनाते हैं। आज के टाइम पे लोग अननोन लोगों से बात करने में बिल्कुल नहीं झिझकते हैं। तो अगर तुम्हारी सोच बैकवर्ड है, तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो सुमित जैसे लोग, तो ये तुम्हारी कमी है कि तुम दुनिया के हिसाब से नहीं हो। तुम 5G के ज़माने में अगर 2G की भी स्पीड नहीं रहेगी तो ये तुम्हारी कमी है, तुम्हें लोग पसंद नहीं करेंगे, इसमें सामने वाले की गलती नहीं है। सेकेंड थिंग जो सुमित और सुमित की मम्मी करते थे कि मेरे मम्मी पापा से भी काट देना चाहते थे। सुमित की मम्मी ने मई के महीने में ही, जब शादी को 1-1.5 महीना ही हुआ था, और मेरी मम्मी पापा से ये बोल दिया था कि अब आपने लड़की की शादी कर दिया, अब आप लड़की को भूल जाइए। ये बात कह देना, ये वैसे क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। अगर आज मैं सुमित की मम्मी की शिकायत करने जाऊं तो उनको सज़ा हो सकती है, इस चीज़ के लिए जेल हो सकती है। कभी भी गलती से भी कोई भी ससुराल वाले इस बात को ध्यान रखिएगा कि बेटी को माँ बाप से अलग करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, आपको सज़ा हो सकती है। तो और जिन घरों में माँ बाप छोड़ देते हैं अपनी लड़की को बिल्कुल कि अब तुम समझो, उस घर की लड़कियों को जला के और मार दिया जाता है, उन लोगों को दहेज के लिए या किसी भी कारणवश कि तुम काम नहीं ढंग से कर रही हो, और जला के ख़त्म कर दिया जाता है। सो अपनी बेटी की अगर शादी की है तो उसको हाथ, उसका दामन बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहिएगा। आपको नहीं पता कि वो एक एक दिन क्या झेल रही है आपकी लड़की, ससुराल वाले कैसे हैं, आपको नहीं पता। तो इसलिए अपनी लड़की पर विश्वास कीजिए और उसके साथ हमेशा खड़े रहिए। और सुमित ने आखिरी जो 2 अक्टूबर को जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें ये बात बोल दी थी, आस्था जब भी मायके आएगी तो पूछ के आएगी मेरी मम्मी से। तो पूरी तरीके से सुमित मतलब मेरे को डोमिनेट कंट्रोल करना चाहता था कि घर से कदम भी बाहर मैं नहीं रख सकती, मैं उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी माँ की इजाज़त के बगैर, बिल्कुल एक कैदी के जैसे मेरे को रख लेना चाहते थे, बंद कर देना चाहते थे, बस एक घर की 4 दीवारी में बंद करके रखना चाहते थे कि मैं मतलब बस उनके कठपुतली की तरह उनकी गुलाम बन जाऊं, उनके जैसा दिन कहें तो दिन, रात कहें तो रात। तो ये उनकी मंशा मुझे साफ समझ में आ गई थी। भगवान ना करे किसी को ऐसा पति मिले इतना कंट्रोलिंग करने वाला। अगर ऐसा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है तो प्लीज़ लड़कियां अपने लिए स्टैंड लीजिए और उनके कंट्रोल में मत आइए। जो आपको सही लगे बस वही कीजिए। वो इंसान सुमित खुद तो 6 बजे कहीं पे भी निकल जाता था बिना बताए, कभी भी नहीं बताता था कि कहाँ जा रहा है, और रोज़ाना निकल जाता था और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं पूछ के जाऊंगी मम्मी के घर पे। क्यों जाऊंगी मैं पूछ के? मैंने शादी की है, ना कि तुम्हारी गुलामी एक्सेप्ट की है, तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की। तो ये चीज़ें मत होने देना। अगर पति ऐसा कोई डिमांड कर रहा है कि मेरे से पूछ के जाओ या मेरी मम्मी से पूछ के जाओ, या हर काम तुम्हें मेरी मम्मी से पूछ के करना पड़ेगा, मुझसे पूछ के करना पड़ेगा, तो वो इंसान आपके लिए गलत है, समझ जाइए। और कोशिश कीजिए कि आप उस इंसान से अलग हो सकें, और नहीं तो फिर जो आपको ठीक लग रहा है, जैसा आपको ठीक लग रहा है वो ही कीजिए। अपने दम पे अपनी ज़िंदगी जीने का शुरुआत कीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए और किसी की गुलामी नहीं करनी है बिल्कुल भी। एंड कई बार क्या होता था कि सुमित को ख्याल नहीं आता था, जब भी रात में मेरे को चावल खाने का मन होता था, लेकिन जैसे तीज त्यौहार वगैरह पे सुमित की मम्मी पूड़ी और सब्जी बस बना के रख देती थी, सोचती नहीं थी कि आस्था को भी खाने का मन हो सकता है चावल पुलाव, तो मैं एडजस्ट कर लिया करती थी कि चलो अच्छा रहने दो, आज नहीं खाते हैं। हालांकि मेरे को मतलब तृप्ति नहीं होती थी, मन चावल खाने से ही भरता था, लेकिन कभी भी सुमित के मन में नहीं आया कि लाओ आस्था को चावल बनाने चाहिए और पुलाव बन जाना चाहिए तीज त्यौहार पे भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनन्या उधर से बैठ के मेरे को बोलती थी कि आस्था दीदी आज आपने चावल नहीं खाए होंगे, मुझे पता है तीज त्यौहार है और आपके यहाँ चावल नहीं बने होंगे, लेकिन और किसी तरह मुझे पता है आज आप भूखी होगी, आपने मुश्किल से 2 ही पूड़ी खाई होंगी, और कैसे आप खा तो लिया लेकिन मन नहीं भरा होगा, सब समझती हूँ। तो ये सारी बातें करना, मिलनसार होके बातें करना, मेरे को एक ये कहना हर चीज़ के लिए कि मैं हूँ, आप मुझसे कुछ भी बात शेयर कर सकते हो। अनन्या की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं,
बट जिस टाइम पे मैं डाउन होती थी, मैं लो होती थी, उस टाइम पे मुझे पूरी फुल सपोर्ट करना, मेरी बात को सुनना, उससे बड़ी मेरे लिए हेल्प कुछ नहीं हो सकती थी जो अनन्या ने मेरे लिए की है। आज के टाइम पे अपना खुद का खून कोई इतना परवाह नहीं करता है जितना अनन्या ने मेरे लिए किया। वो सच में मेरी सोल सिस्टर है। एंड रिश्ता कैसे निभाना चाहिए मैं अनन्या को बोलूँगी, अनन्या से सीखना चाहिए। शी इज़ ब्रिलियंट, शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। और अगर मैं अनन्या के लिए कभी भी कुछ भी कर पाई तो मतलब मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगी इस चीज़ को। और मैं चाहूँगी कि अनन्या जो भी चाहती है, जो भी उसकी विशेज़ हैं, ड्रीम्स हैं, वो उसको मिले ज़रूर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जो नार्सिसिज्म का सबसे बड़ा ट्रेट है कि वो पूरे जितने भी आपके रिश्ते होते हैं, फ्रेंडशिप होती है, सबसे काटना चाहते हैं ताकि वो आप पे फुल डोमिनेंस कर पाएँ। तो उनकी इस चाल को कभी भी कामयाब मत होने दीजिएगा। और मैंने भी कामयाब नहीं होने दी। मैंने कभी भी अनन्या से कांटेक्ट नहीं छोड़ा। मैंने अनन्या को साफ कह दिया था कि सुमित अगर बात करना बंद कर सकते हैं तो मेरे को चलेगा, लेकिन मैं अनन्या से बात करना नहीं बंद करूँगी। मैंने अनन्या को कह दिया था और सुमित को भी कह दिया था कि मैं तो अनन्या से बात करती हूँ। कुछ नहीं कर पाया था सुमित मेरे आगे। और ना मैंने अपने पेरेंट्स से बात करनी छोड़ी थी, जिनकी वजह से मेरा वजूद है, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आई हूँ। मैं उनसे रिश्ता तोड़ दूँ, मैं उनसे बात करना छोड़ दूँ, ऐसा तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। और मेरे माँ बाप को मेरी कब क्या ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता। उन्होंने जितना मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया है, मैं अगर थोड़ा सा भी उनके कुछ कर पाई उनके लिए तो मैं अपने खुशनसीबी समझूंगी, इसको बहुत बड़ी बात समझूंगी। मैं अपने माँ बाप से कभी ना मेरा प्यार ख़त्म हो सकता है उनके लिए, ना कभी रिश्ता उनसे ख़त्म हो सकता है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड मेरे चैनल को ऐसी लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, बाय बाय।